आज 9th क्लास की बुक का पेज नंबर 108 पढ़ रहे हैं और 108 के साथ साथ हम उसमें टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि हम एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली ये पढ़ने जा रहे हैं कि एंजाइम्स का फंक्शन कैसे होता है, एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि एंजाइम की नीड है हमें। ठीक है, तो ये 3 सवालों के जवाब के लिए हम इस एंजाइम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इससे कि हमारी जो बॉडी प्रोसेसेस हैं वो सारे बॉडी प्रोसेसेस को हम बॉडी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी हमारी बॉडी डिफरेंट वर्क फंक्शंस को परफॉर्म करती है जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या इंटरनल बॉडी फंक्शंस जितने भी हैं हमारे, वो सारी बॉडी मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, जितने रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जितनी केमिकल एक्टिविटी, चाहे वो डाइजेशन की सूरत में हो रही है, चाहे वो हमारी किडनी से हो रही है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास 2 तरह की होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की एक टाइप है और ये रिएक्शन कैन बी ये क्या है, दरअसल ये एक केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम दरअसल ये देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तरह का रिएक्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। दूसरे रिएक्शंस जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन मींस कि हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं, 2 चीज़ों को जोड़कर हम एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम एक तरीके से क्या कहते हैं कि स्मॉल चीज़ों को जोड़कर बड़ी चीज़ बना रहे हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे तरीके से हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म देखी जाती है, यानी हमारा बॉडी रिएक्शन, दूसरे तरीके से डिफाइन हो सकता है कि डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म मींस कि आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का वैसे तो मतलब होता है, अगर हम देखें तो डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय इधर क्या हो रहा है, हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इनटू द स्मॉलर वन। ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्टिव इज फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। सही है, ये 2 चीज़ें जो है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, इसमें हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन वाले प्रोसेस में हम एनाबॉलिज्म। अच्छा, एनाबॉलिज्म में मज़े की बात ये है कि एनर्जी जो है हम देते हैं। ठीक है, जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर हमें एनर्जी मिलती है। कैटाबॉलिज्म क्या है, तोड़ना किसी चीज़ को। जब बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, कि जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारे पास जो कैटाबॉलिज्म है ये हमें एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, इमिट्स एनर्जी या रिलीज़ एनर्जी। एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सर्टेन बॉडी फंक्शन, कोई भी सर्टेन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। उस स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हमें देनी पड़ती है किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। सही है, वो बहुत थोड़ी होनी चाहिए वो एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम जो हमें चाहिए कि हम अपने रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें। एक तो बहुत थोड़ी होनी चाहिए और दूसरा हम ये कि एक इतनी एनर्जी हो कि हम अपने किसी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर सकें। तो ऐसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मज़े की बात जो है वो ये है कि हमें इनिशियल पॉइंट पर ही हमें सिर्फ ये एनर्जी चाहिए, एंड पॉइंट पर ये एनर्जी बहुत लोअर होनी चाहिए। सही है, अगर ये एनर्जी विद द रिएक्शन बढ़ती जा रही है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। रिएक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जो
केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कराए। सही है। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कराने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने एंजाइम रखे हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम का जो सबसे अहम तरीन फंक्शन है वो यही है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, बिल्कुल लोअर डाउन कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल टुवर्ड्स द इनिशियल लेवल कर देते हैं कि आप कोई भी सर्टेन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एंजाइम्स क्यों ज़रूरी है। हमारी बॉडी के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी और एक केमिकल प्रोसेस की जो वेलोसिटी है या डायरेक्शन है उसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही हिंड्रेंस क्रिएट होगा कि हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकें, आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी को किसी न किसी तरीके से कम कराना होता है। तो वो तरीका क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स को हमने क्या कहा हुआ है, एंजाइम्स हमारे जो है वो बायो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब ये कैटलिस्ट क्योंकि हमारी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है क्या, इनको हमने नाम दे दिया है बायो कैटलिस्ट का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एंजाइम के फंक्शन। एंजाइम का नाम हो गया। अच्छा, बेसिकली एंजाइम जो होता है हमारे पास, एंजाइम इट्सेल्फ टोटली अ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ठीक है, एंजाइम टोटली एक प्रोटीन है। अच्छा, उस प्रोटीन के साथ कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेजर पार्ट नॉन प्रोटीनियस हो। ठीक है, एंजाइम का जो मेजर हिस्सा होता है वो प्रोटीनियस होता है, और इसी की बेसिस के ऊपर हम एंजाइम की टाइप्स में हम बुक पेज नंबर 109 के ऊपर, पेज 109 के ऊपर ये आपकी जो छोटी सी क्लासिफिकेशन है जिसको बहुत ढांक छुपा कर बयान किया हुआ है, जिसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, अपनी नेकेड आइज से हमें ये बात नहीं समझ आ सकती। तो खैर, पेज 109 पे हमें टाइप्स ऑफ एंजाइम्स गिवन है। एक होता है हमारा एंजाइम जो कि कंप्लीट प्रोटीन बेस्ड एंजाइम होता है। ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जो टोटली जो है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसे एंजाइम को हम कंप्लीट प्रोटीन बेस्ड एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एंजाइम होता है जिसमें प्रोटीन के साथ एक और चीज़ आ जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कोफैक्टर बोल रहे होते हैं। ये जो कोफैक्टर है ना, ये कोफैक्टर जब भी ऐड हो जाता है हमारे एंजाइम के साथ, ऑल्दो इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है ये, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कोफैक्टर बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है कि ये इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टोटली प्रोटीनियस एंजाइम से, क्योंकि एक एंजाइम जो है वो टोटली प्रोटीनियस है, ये वाला एंजाइम जो है वो सिंगल, सिर्फ इसके अंदर प्रोटीन भी है लेकिन इसके साथ थोड़ा सा जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी ऐड है। उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हमने कोफैक्टर बोला। ठीक है, तो दो तरह के एंजाइम हमने पढ़े। अब हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं, कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है, एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है, यानी कि आपका जो एंजाइम का जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ आपकी कोई एक ऐसा कोफैक्टर भी जुड़ सकता है जो कि ऑर्गेनिक हो, और एक ऐसा कोफैक्टर भी जुड़ सकता है जो कि इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास हैं FAD, NADP, NAD, ATP। ठीक है, ATP मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की। ठीक है, तो ये हो गई कोफैक्टर की बात। अब कोफैक्टर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं उसको हम मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं इनको हमने पर्टिकुलरली दो टाइप्स में मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं, NADP है, NAD है, मैंगनीज़ हो सकता है, फेरस हो सकता है, क्यूप्रस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा आपके पास जिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं। अब हमारे पास ये तो इनऑर्गेनिक हो गए, लेकिन ऑर्गेनिक को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी बेसिस पर हमने
ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को डिवाइड किया। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स। याद रहे कि ये दोनों जो हमने लिखे हैं ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए कि ये दोनों कोफैक्टर्स जो हमने इधर लिखे हैं ये दोनों बिल्कुल क्या हैं, ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क क्या है, बॉन्डिंग्स का फ़र्क है। और बॉन्डिंग्स का कैसा फ़र्क है, अगर आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंडेड है एंजाइम से, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है एंजाइम से, उसका बॉन्ड बहुत परफेक्ट है। जबकि कोएंजाइम्स का जो, यानी कोएंजाइम्स जो होते हैं, जो कोफैक्टर की एक और टाइप है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की दूसरी टाइप है कोएंजाइम, उसमें लूज़ अरेंजमेंट्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। लूज़ अरेंजमेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विद एंजाइम्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं, विच आर टाइप ऑफ कोफैक्टर। और इस तरीके से हमने एंजाइमेटिक क्लासिफिकेशन को जो है वो ख़त्म कर लिया। हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी मुश्किल करके लिखा हुआ है, तो इसको हम ज़रा एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में हम क्या पढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ एंजाइम का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास 2 तरह के एंजाइम होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन बेस्ड एंजाइम होते हैं, दूसरे हमारे पास प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर की बेसिस पर हमारे पास कोफैक्टर प्रोटीन के साथ जो दूसरा पार्ट होगा जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा वो 2 तरह का हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो हमारे पास ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स को पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसकी टाइट अरेंजमेंट्स होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ विद एंजाइम, और कोएंजाइम्स है तो उसकी लूज़ अरेंजमेंट्स होंगी विद एंजाइम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का अगर हम बात करते हैं तो उसमें NADP हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, NAD हो गया, FAD हो गया। तो ये सब जो है हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में स्टडी करते हैं।